इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल लॉ के साथ सस्टेनेबिलिटी भी रहे, इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम ना हो। सो इस तरीके से हमें जीना चाहिए, ठीक है। तो जो हमें जीना ऐसे चाहिए कि जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। सो उस तरीके से हमें क्या है, एडवांसमेंट भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं। सो इन्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर आवर ह्यूमन लाइफ। हमें पता है इन्वायरमेंट कितना एसेंशियल है हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए। हमें इसे एक्सप्लोटेशन होने से बचाना चाहिए, सस्टेनेबल एक्टिविटीज के लिए कुछ गाइडलाइंस देनी चाहिए, ठीक है। और लॉज जो है वो भी क्या है, हमें करंट इश्यूज के को एड्रेस करने के लिए बनाना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल लॉ। सो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, तो जो भी लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, जो भी इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन लाइफ को, दैट उस सब के सम को हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्या बोला मैंने, लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो भी इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन लाइफ को, उन टोटल को क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लैंड, वाटर, एयर और रिलेशन बिटवीन देम एंड लिविंग बीइंग्स और लैंड, वाटर, एयर, इन सब के बीच में जो भी रिलेशन है, दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। अब लीगल डेफिनेशन क्या है, लीगल डेफिनेशन हमें दी हुई है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइन करता है एनवायरनमेंट को सेक्शन सेक्शन 2 सब क्लोज ए में। सो लेट्स सी क्या है ये। तो ये रही हमारी डेफिनेशन। तो क्या कह रहा है, सब क्लोज 2, ठीक है, सब क्लोज सेक्शन 2 सब क्लोज ए क्या कह रहा है, तो इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करता है, वाटर, लैंड, एयर एंड द इंटरेक्शन and the interrelationship which exists among and between water and air, land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms and property. सो देखते हैं क्या कहता है हमारा सेक्शन 2 सब क्लोज ए। तो सेक्शन 2 सब क्लोज ए इन्वायरमेंट कहता है, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड and the interrelationship which exist among and between water, air, land and human beings, other living creatures, plants, microorganism and property। तो जो भी रिलेशन है लैंड, वाटर, एयर और इन सब के बीच में और इनके साथ में मिलजुल कर, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। लिविंग क्रिएचर्स के साथ, अदर लिविंग क्रिएचर्स के साथ, माइक्रोब्स के साथ, तो ये क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। आई होप आपको समझ आया, डेफिनेशन देख ली है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इसमें क्या है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं आजकल हम देख रहे हैं। स्पेशली हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि हार्मफुल गैसेस जो हैं वो हमें पूरे हमारे एनवायरनमेंट में है, और जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी हेल्थ को, एनवायरनमेंट को क्या है, इफेक्ट कर रहे हैं। हमने रिसेंटली देखा कि दिल्ली एनसीआर के साइड में क्या हो रहा है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि अगर आप कोई भी ड्रग्स नहीं लेते हो, स्मोकिंग नहीं करते, फिर भी आप एक दिन में जो 14 सिगरेट पी रहे हैं, इतना पॉल्यूशन आपके लंग्स को लेना पड़ रहा है। सो दैट इज़ वेरी बैड। जो एयर पोल्यूशन है वो एक जगह पर सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। अगर एक जगह पे पोल्यूशन हो रहा है तो वो हर जगह फैलेगा। सो हमें ध्यान रखना चाहिए एयर पोल्यूशन का कि ये हमारा इशू सॉल्व हो जल्दी से जल्दी। और जैसे वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन क्या है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज विद केमिकल्स एंड वेस्ट। जैसे गंगा है, रिवर गंगा है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे केमिकल्स, और आप देख सकते हैं पिक्चर में कितना गंदा है ये, राइट। सो इतना वाटर पोल्यूशन, हम पिएंगे क्या, हमारे जो वाटर एनिमल्स है वो कहाँ पे सर्वाइव करेंगे, आप खुद बताइए। तो वाटर पोल्यूशन का भी हमें सॉल्यूशन चाहिए। नॉइज पोल्यूशन, आप खुद बताइए, ये डीजे और ये स्पेशली बुलेट वाली बाइक्स जो होती हैं, कितना नॉइस और पीसफुल एग्जिस्टेंस में कितना इंटरप्ट करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे वीडियोस बनानी है एंड बाहर से इतना ट्रांसपोर्ट का नॉइस आता रहता है, तो कितना प्रॉब्लम आती है ना, तो वो पीसफुल एग्जिस्टेंस हो नहीं पाती है। तो नॉइज पोल्यूशन का भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। जैसे अब क्या है, बैन है 10 बजे के बाद आप भी कोई भी क्या है लाउड स्पीकर पे
वर्क नहीं कर सकते हो, लाउड स्पीकर्स का यूज नहीं कर सकते हो मैरिजेस वगैरह पे। और ये लैंड पॉल्यूशन की अगर बात करें तो लैंड पॉल्यूशन में क्या आता है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर थ्रू वेस्ट एंड केमिकल्स। जो सॉइल है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन। जैसे फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर वगैरह के लिए। ग्राउंड वाटर का, अब जब हम HYV सीड्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो क्या है उसमें एक्सेस ऑफ वाटर लगता है, वाटर का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो हमारा ग्राउंड लेवल वाटर है, ग्राउंड वाटर है, तो वो भी बहुत जल्दी उसका लेवल क्या है, डाउन होने लगता है। तो दैट इज लैंड पॉल्यूशन। सो हमें ये जो मोस्ट मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, इन पे हमें काम करने की बहुत जरूरत है। तो कौन से हैं, शॉर्ट में देखते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। सो हम डिटेल में देखेंगे एयर पोल्यूशन को। तो कॉजेस हमें पता है, हार्मफुल गैसेस के कारण, डस्ट के कारण, स्मोक के कारण, जो इंडस्ट्री से होती है, व्हीकल से होती है। इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हमें पता है, ठीक है। जो हमारी अर्थ है वो कितना गर्म हो रही है। अब आप देख पा रहे होंगे कि नवंबर खत्म होने वाला है और सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, है ही नहीं सर्दी। तो कितना प्रॉब्लम है ना। जैसे हम छोटे होते तो लाइक अक्टूबर में सब ठंड वाले कपड़े निकल जाते थे, सब कुछ हो जाता था। अब नवंबर खत्म हो गया, अभी भी ठंड नहीं है, गर्मी है, राइट। ओजोन लेयर भी बहुत सफर कर रही है, उसमें होल होता जा रहा है, राइट। तो हेल्थ इश्यूज जैसे कैंसर है, अस्थमा है, इस वायर पॉल्यूशन के कारण हो रहे हैं, राइट। तो जैसे एग्जांपल क्या है, दिल्ली का स्मॉग। स्मॉग क्या होता है, फॉग और स्मॉग का मिक्सचर को स्मॉग बोलते हैं। तो दिल्ली का जो स्मॉग है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दे रहा है, बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का इशू बनता जा रहा है। अब आगे देखें कैसे इन्वायरमेंटल लॉज बने हैं, क्या जरूरत थी, कैसे बना, तो वो देखेंगे। ज्यादा कुछ नहीं हो पाया है इसमें, एवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे 1853 में जहाँ कहीं जाकर हमारा फर्स्ट एक्ट बना था, सोर्बे न्यूसेंस बॉम्बे एंड कोलाबा एक्ट इनेक्टेड। तो ये 1853 में ये एक्ट बना, फर्स्ट एक्ट बना। इसमें क्या है, आगे 1860s में आईपीसी में इन्वायरमेंटल ऑफेंसेस को भी इंक्लूड किया गया। कब किया गया, 1860s में जाके हमें इन्वायरमेंट की थोड़ी फिक्र होने लगी। उसके बाद 19, देखो कितना टाइम है ना, 1927 में क्या हुआ, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ। हमें ये ध्यान रखना है कि प्री इंडिपेंडेंस क्या क्या एवोल्यूशन हुआ हमारे एनवायरमेंटल लॉ का। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद क्या क्या हुआ, तो 1972 में क्या हुआ, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट लीड्स टू एनवायरमेंटल मेजर्स। जो यूएन की कॉन्फ्रेंस था उसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पे बात हुई गई, ठीक है। ह्यूमन जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है उस चीज पे, मेजर्स पे बात हुई। फिर कब बात हुई, 1976 में बात हुई। आर्टिकल आर्टिकल 48A एंड 58(1) जो है वो इंस्टॉल किया गया यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इंसर्ट किया गया। तो ये हुआ 1976 में। हम लास्ट में देखेंगे क्या है आर्टिकल 48A और 58(1), ठीक है, तो लास्ट में देखेंगे ये। और 1985 में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एस्टेब्लिश हो गई। MOEF जो मिनिस्ट्री है हमारी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये एस्टेब्लिश हुई। कब जाके एस्टेब्लिश हुई, 1985 में जाकर एक मिनिस्ट्री एस्टेब्लिश हुई एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। तो हमें डेवलपमेंट तो करना है, एडवांसमेंट तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है, सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है। एनवायरमेंटल लॉज बनाने का जो मेन एम था यही है, ठीक है। तो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एनवायरमेंटल लॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। 1974 में क्या हुआ, प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन एक्ट आया। कब आया, 1974 में। 1980s में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया। 1995 में कब आया, क्या एक्ट आया, नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट आया है, ठीक है। तो हमें ये ईयर्स याद रखने हैं, कौन सा एक्ट है उसका नाम याद रखना है, क्या है ये, पोस्ट इंडिपेंडेंस एनवायरमेंटल लॉज, ओके। अब क्या है लैंडमार्क, क्या मूवमेंट्स है, क्या क्या
लोगों ने क्या क्या मूवमेंट्स की, किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। तो चिपकू मूवमेंट, हमने अमृता देवी की स्टोरी बचपन से 5th क्लास से सुनी हुई है कि उन्होंने क्या किया। बहुत प्यारा सा ये स्टोरी है कि अमृता देवी और उसकी जो बेटियां हैं, 4 बेटियां और 363 पीपल ने क्या किया, खेजड़ी ट्रीज को हक कर लिया राजस्थान में, खेजड़ी विलेज में, और उन्होंने अपनी जान गवा दी सिर्फ ट्रीज को बचाने के लिए। तो दैट इज चिपकू मूवमेंट कब हुआ था। और ये जो मूवमेंट है 1973 में एक इस मूवमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट को बनाने में मदद की। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980s इस एक्ट के 7 साल बाद बना था। क्लियर। लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करें तो ये डिजास्टर हुआ था। इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा गैस लीक होने लग गया एंड उसके कारण क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिसेबल पीपल जो हैं बॉर्न हुए इसके कारण, और बहुत लोगों की जान चली गई। तो 1984 में ये डिजास्टर हुआ। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये बाद में बना। ठीक है, 2 साल बाद में ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1986 में। इसमें ये बताया गया था कि जो भी प्रॉब्लम कर रहा है इन्वायरमेंट को, दिक्कत पहुंचा रहा है, इशू क्रिएट कर रहा है, तो वही क्या है उसकी भरपाई भी करेगा। अब क्या है, सेफ गंगा प्रोजेक्ट के बारे में देखा जाए तो ऑनगोइंग एफर्ट्स टू क्लीन एंड प्रोटेक्ट द रिवर गंगा। गंगा रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, सेफ गंगा मूवमेंट क्या है, चलाया गया है। क्लियर, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, इंपॉर्टेंट केस लॉज, जहां भी आप लॉ पढ़ेंगे वहां पर केस लॉज जरूर आए। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एक तरह की ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी है, इससे हमारे क्या है शोभा बढ़ती है। जब हम मानसून क्या है केस लॉज लगते हैं, तो एच.सी. मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है। इसमें क्या है, ओलियम गैस लीक केस है जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल को क्या है एस्टेब्लिश करता है। वही बात, जिसकी प्रॉब्लम है, जिसके कारण हो रहा है, वो ही भरपाई करेगा। अभी एच.सी. मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है, ताज ट्रेपेजियम केस है, जो क्या है किसके लिए बनाया गया। ये देखा गया कि जो ताजमहल है उसकी टाइल्स क्या है, वो येलो पड़ता जा रहा है पॉल्यूशन के कारण। तो इसको बचाने, ताजमहल को पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने में जो भी हम रोल कर रहे हैं वो किसका है, एच.सी. मेहता का रोल बहुत ज्यादा है। ओडिवन गाड़ियों का भी आपने सुना होगा, दिल्ली में बहुत चला था रूल, राइट। अभी भी आई डोंट नो ठीक है क्या है उसका सीन, लेकिन ओडिवन आई होप कि हाँ ये वर्क करना चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, ये नहीं समझते हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। सो उन्होंने ओडिवन गाड़ी 2 गाड़ी रखनी शुरू कर दी। सो दैट्स ज्यादा पॉल्यूशन होने लग गया उल्टा। ठीक है, वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गया। सो आप बताइए इस बारे में कि ओड इवन जो ये स्कीम है, क्या ये सही है या गलत है, या कुछ इसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत है। आप जस्ट कमेंट डाउन, राइट। तो जो हमारा थर्ड केस है वेलफेयर फोरम का केस है, यूनियन ऑफ इंडिया का 1996 का केस है। ये क्या है, तमिलनाडु में जो टैरनरीज थी उसके कारण जो पॉल्यूशन हुआ उसके ऊपर ये केस है। ठीक है, सो एच.सी. मेहता वाले केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है ईयर और क्या क्या कब कब कैसे हुआ। तो ये चीज क्या है, हमारी इंपॉर्टेंट केस लॉज है, राइट। तो इम्पैक्ट क्या है इन्वायरमेंटल लॉज का, क्या कुछ हुआ इन लॉज बनाने का, कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, तो ये हम इस स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन में किया हमने, तो उससे क्या हुआ, वाटर की क्वालिटी इंप्रूव हुई रिवर्स और लेक्स में। तो ये तो भाई क्लैपिंग फॉर अस कि हमने अपना वाटर कंजर्वेशन अच्छे से कर पाए हम। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कैसे हुआ, यहाँ पे क्या है सेंचुरीज बनाई जाती हैं, और क्या है इंक्रीज्ड फॉरेस्ट कवर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगर पेड़ नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होगा, जंगल नहीं होगा, तो जंगली जानवर कहाँ से होंगे। तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ और वाइल्ड लाइफ जो है उसको भी प्रोटेक्शन मिला। सो दिस इज वेरी गुड। ठीक है, इंडस्ट्रियल कंप्लायंस क्या है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में क्या है रिड्यूस हुआ ये, और नई नई टेक्नोलॉजीज बनाई गई, इन्वेंट हुई, ताकि क्या है यूज किया जा सके क्लीन करने के लिए जो भी हमारा पॉल्यूशन है, सीधा उससे ना बहाया जाए हमारे रिवर वाटर बॉडीज में। ठीक है, और एयर पॉल्यूशन ना किया जाए, उससे पहले क्लीन कर और फिर ही उसे यूज किया जाए। सो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी था ये एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है एनवायरमेंटल लॉ। आप बताइए आपको इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोस। जय हिंद।